Hello, students. Today we will now study the first lesson of the prose A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Before proceeding further, we get to know a little about its author. आज हम प्रोज के पहले पार्ट अ गर्ल विद अ बास्केट का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसके लेखक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा की, लेकिन उन्हें एशिया की यात्रा करना पसंद था। एक बार 1950 में उन्होंने भारत का दौरा किया। वह एक यथार्थवादी और सहानुभूतिशील व्यक्ति थे, स्वाभिमान के प्रेमी और श्रम के समर्थक थे। उनके लिए श्रम की सीमा के द्वारा किसी की आजीविका अर्जित करना महान और प्रशंसनीय था। उनके लेखन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं और सहानुभूति और समझ से बनाए गए हैं। अपने लेखन में वह भारत के लिए एक विशेष पसंद को दर्शाते हैं, विशेष पसंद दर्शाते हैं, दिखाते हैं। उनके दिल में शरणार्थी लड़की का एक बहुत ही कोमल कोना था, अर्थात उनके मन में उस शरणार्थी लड़की के लिए विशेष स्थान था जिसने दान के रूप में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि निबंध अ गर्ल विद अ बास्केट में उन्होंने लिखा है, यह सुंदर लड़की जो स्क्वेलर, गंदगी और गरीबी में पैदा हुई, व्याकरण और शिष्टाचार दोनों में अशिक्षित थी। भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखा गई। अबाउट द लेसन। लेखक बरेली जा रहा था। वह एक स्टेशन पर उतरा। शरणार्थी बच्चों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। वे अपने पंखे और टोकरियां बेचना चाहते थे, लेकिन लेखक ने कुछ पंखे और टोकरियां खरीद लीं। 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की ने उसे टोकरी खरीदने के लिए जोर दिया। वह बहुत आग्रह कर रही थी और उसके स्वर में ऐसी करुणा थी जो किसी को भी हृदय को झकझोर दे। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसकी हालत पर अफसोस करते हुए लेखक ने उसकी टोकरी में 15 सेंट डाल दिए। जैसे ही उसने पैसे डाले, लड़की ने अपनी ठोड़ी उठाई और एक महिला के गर्व और अनुग्रह के साथ उसके पैसे वापस लौटा दिए। इसलिए लेखक के पास उसकी टोकरी खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब लेखक ने उसकी टोकरी खरीदी तो उस लड़की ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा दी। गरीब लड़की के व्यवहार ने उसकी भावना को इंगित किया। यह स्पष्ट है कि वह किसी से भी कुछ भी लेने से नफरत करती थी। उसे शालीनता और नागरिकता की जीवंतता का गर्व था। इस तरह 9 वर्ष की अशिक्षित शरणार्थी लड़की लेखक को भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखा गई। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने, हैड यहाँ एक वर्ब है बच्चों, लेफ्ट छोड़ दी, क्या, न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज हिमालय जाने के लिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform.
आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया, या मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था। I was going as far as बरेली by train। as far as यानी up to तक। मैं था जा रहा, मैं जा रहा था बरेली तक by train, ट्रेन के द्वारा, यानी ट्रेन के द्वारा मैं बरेली तक जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजी सेना का एक पुराना हिल पहाड़ी स्टेशन, यह स्टेशन मीन्स छावनी है बच्चों। अंग्रेजी सेना का एक पहाड़ी छावनी जो स्नो कैप्ड हिमालय से ढकी, स्नो कैप्ड बर्फ से ढकी हुई 120 मील फैले हिमालय के सामने, अपोजिट सामने 6000 फुट ऊंची रिड्ज मिस ऊंचाई उठान पर स्थित थी, यानी पर्वत श्रेणी पर स्थित थी। अंग्रेजी सेना की एक पुरानी सैनिक छावनी है ना, जो बर्फ से ढके हुए 120 मील फैले हिमालय के सामने 6000 फीट ऊंची उठान पर पर्वत श्रेणी पर स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन रेलगाड़ी कैसी थी बच्चों? स्लो, धीमी थी, धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह स्टॉप्ड रुकती थी एट ऑल द वे, रास्ते में आने वाले स्टेशन, सभी स्टेशंस पर। यानी एक धीमी ट्रेन थी और यह रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। इट्स मीन कौन सी ट्रेन थी बच्चों? पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर रास्ते के हर स्टेशन पर रुकती है। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर, रुकावट पर। आई स्वंग, स्वंग मीन्स होता है थ्रू ओपन, जोर से खोलना। मैं खोल देता था, मैं जोर से खोलता, ओपन खोलता, द डोर दरवाजा ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट का। यानी प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डब्बे का दरवाजा जोर से खोलता। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. The platforms were packed, भरे हुए थे ठसाठस, किससे? लोगों से। यानी प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे हुए थे, जिनमें सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जिनमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और हॉकर्स, फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग प्रत्येक व्यक्ति कैसा था बच्चों? बारफुट, नंगे पैर था। और ड्रेस्ड, पहन रखे थे उन्होंने, लूज, ढीले ढाले, वाइट, सफ़ेद कपड़े। यानी लगभग सभी व्यक्ति नंगे पैर थे और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता। बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलना जानता हो। आई वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, हम वर्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर बातें करते। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के समाचार में आई प्रत्येक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक, विषय पर चर्चा करते, बातें करते। यानी
हम सांसारिक मामलों पर बातें करते और उस दिन के महत्वपूर्ण टॉपिक विषय पर हम बातें करते। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट, पाने की, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, राष्ट्र की नब्ज को पाने की, राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की। चेकिंग, चेक करके, ओपिनियन, ओपिनियन यानी विचार, राय, अगेंस्ट, खिलाफ, ऑफिशियल एटीट्यूड्स, आधिकारिक दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स यानी आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स के खिलाफ ना, राय, लोगों की राय को चेक करके मैं राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। फिर देखिए एक बार, प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे थे, जिनमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले थे। लगभग सभी व्यक्ति नंगे पैर होते थे और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने थे। मैं कम से कम 3 व्यक्ति से पूछता, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था। हम संसार के मामलों और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते थे जो उस दिन के समाचारों में होता था। इस प्रकार मैं आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्टों के अगेंस्ट, लोगों की ओपिनियन, राय को चेक करके राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। The route lay through one of the richest of India's agricultural area. This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level but tropical. The Ganga was swollen with floodwaters, its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass, higher than a man's head, and unbroken except for an occasional clump of trees. The house, home of tigers, elephants, pythons, and cobras. Everywhere else there was flat land running to the horizon but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of paka trees shaped like arms and having thick twisted trunks. The road lay through one of the richest of India's agricultural area. हमारा जो रास्ता था, जो मार्ग रास्ता था, वह भारत के रिचेस्ट, सबसे विकसित एग्रीकल्चर, कृषि एरिया, क्षेत्रों में से एक था। रास्ता भारत के सबसे विकसित यानी सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदानी भाग था। 1,000 feet above sea level from but tropical. sea level समुद्री तल से 1,000 फीट ऊपर, बट लेकिन ट्रॉपिकल, गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा का पानी ब्राउन सिल्ट, मटमैला था। स्वलन विथ फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर्स जो स्वलन, उफन रही थी, किससे बच्चों? फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से, यानी बाढ़ आई हुई थी गंगा में। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1,000 ऑफ एक्रेस राइस, इसके ओवरफ्लो ने यानी इसके उफनते हुए बहाव ने, गंगा के उफनते हुए बहाव ने हजारों एकड़ चावल की फसल को अनडेटिंग क्या कर दिया था? ढक दिया था, यानी कि डूब गई थी। यानी गंगा नदी के उफनते हुए बहाव में जो पानी था बाढ़ का, उसमें हजारों एकड़ चावल की फसल डूब गई थी, डुबो दिया था चावल की फसल को। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ उत्तरी दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, यानी अविच्छिन्न रूप से फैली हुई बड़ी घास है ना, अविच्छिन्न रूप से फैली हुई बड़ी घास लंबी थी एक आदमी के सिर से, यानी इसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? एक आदमी से भी अधिक थी। अविच्छिन्न रूप से लंबी घास फैली हुई थी, एक्सपेंसेस फैली थी,
जिसकी ऊंचाई एक आदमी की सर से भी अधिक थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। अनब्रोकन बीच बीच में, ओकेजनल कहीं कहीं, क्लम्प झुरमुट ऑफ ट्रीज पेड़ों के, यानी बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, जिनमें घर थे किसके बच्चों? टाइगर्स, बाघ, हाथी, पाइथन्स, अजगर एंड कोबराज, और सांपों के। यानी एक तरह से ये जो पेड़ों के झुरमुट थे वो शरण स्थली थे बाघ, हाथी, अजगर और सांपों के। इनके घर बने हुए थे उनमें। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। इनके अलावा यानी बाकी स्थानों पर क्या था बच्चों? फ्लैट लैंड, सपाट स्थान थे। रनिंग टू द हॉरिजन, रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स क्षितिज, और क्षितिज तक कैसे दिखाई पड़ते थे बच्चों? विस्तृत दिखाई पड़ते थे, दूर तक सपाट फ्लैट ही फ्लैट दिखाई, मतलब सपाट मैदान ही मैदान दिखाई पड़ते थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, यहाँ वहाँ क्या थे बच्चों? बीच बीच में सैक्रेड, पवित्र बनियान, बरगद के पेड़, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर पेड़ों की पंक्तियां। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। शेप्ड, जिनकी आकृति आकार कैसे थे? आल्म्स के पेड़ों की तरह थे, और जो मोटे, जिनके मोटे घुमावदार तने थे, है ना, ट्रंक्स, तना। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से, हॉट गर्म, ह्यूमिड नम यानी तर, हवाएं, एयर हवाएं, मूविंग चल रही थी, बह रही थी, यानी दक्षिण पश्चिम से गर्म और गर्म तर हवाएं चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज clinging to them and riding underneath, swung of trees at the stations looking for food। बंदर swung of trees, पेड़ों से उछलकर, अंडरनीथ नीचे, द स्टेशंस, स्टेशन पर आ जाते थे, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में, यानी बंदर खाने की तलाश में पेड़ों से उछलकर नीचे स्टेशन पर आ जाते थे। सम ऑफ देम मदर्स, उनके साथ कुछ बंदरियाएं भी थीं, विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जिनसे उनके बच्चे, जिनके पेट से बच्चे चिपके हुए थे। यानी बंदर पेड़ों से उछलकर नीचे स्टेशन पर खाने की तलाश में आ जाते थे, उनमें से कुछ बंदरियाएं थीं जिनके पेट से बच्चे चिपके हुए थे। द ब्लेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउंटिंग। हम पास्ट गुजरे, द ब्लेजेस, जिन गांव से होकर हम गुजरे, उनकी दीवारें मड मिक्स्ड विद वाटर, यानी कच्ची मिट्टी, एंड काउडंग, गाय के गोबर से बनी हुई थी। यानी जिन गांव से होकर के हम गुजरे, उन दीवारों की, उन गांव की जो दीवारें थीं वो कच्ची मिट्टी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैस्ट, पीक्ड मीन्स नुकीली, उनकी नुकीली छतों पर क्या था बच्चों? थैस्ट, छप्पर था। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बो पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स। बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल बंधे हुए थे बांस से, जो फैले थे कहाँ पर? रैफ्टर्स, बल्लियों पर, है ना। बीम, रैफ्टर्स बीम यानी बल्लियां, ढलुआ बल्लियों पर फैले हुए बांस से घास के बंडल बंधे हुए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उस दिन उन छतों पर फैली हुई पम्पकिन की बेल, कद्दू की बेल, वर इन ब्लूम, पर फूल खिले हुए थे, जो लटकी हुई थी कहाँ? ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप बॉल्स, कहाँ लटकी थी बच्चों? ड्रेप बॉल्स, ड्रेप बॉल्स उन मोटी मटमैली दीवारों पर लटकी हुई। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसी लग रही थी,
यानी छप्परों पर फैली हुई कद्दू की बेलों पर उस दिन क्या थे बच्चों, फूल खिले हुए थे और उन मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। एक बार फिर देख लीजिए इसको। ये जो रास्ता था वो भारत के सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में से एक था। यह गंगा नदी का कैसा भाग था बच्चों, प्लेन। ये ऊपरी गंगा नदी का प्लेन मैदानी भाग था, मैदान थे। और सी लेवल यानी समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था। गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का पानी सिल्ट था, सिल्ट यानी मटमैला था। सोइलन विद फ्लड वाटर्स यानी इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे, उफन रही थी। उत्तरी दिशा में जंगल का विस्तार था और अविच्छिन्न रूप से फैली हुई ऊंची घास एक आदमी के सर से भी ऊंची थी और बीच बीच में पेड़ों के क्लम्स थे जिनमें टाइगर, एलिफेंट, पाइथन्स यानी कोबरास के घर थे। ठीक। और हॉरिजन क्षितिज तक फैली हुई क्या थी बच्चों, चारों तरफ लैंड भूमि थी जो विस्तृत दिखाई दे रही थी, लेकिन इधर उधर पवित्र बनियान और पाकर्स के पेड़ थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो आल्म बनियान और पाकर के पेड़ थे जो आल्म के पेड़ों की आकृति लिए थे और जिनके ट्रंक्स हैबिट थे। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म तर हवाएं चल रही थी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से। बंदर जो पेड़ों से उछलकर नीचे स्टेशन पर खाने की तलाश में नीचे आ जाते थे, जिनके साथ कुछ बंदरें आई थी अपने बच्चे, जिनके बच्चे पेट से चिपके हुए थे। जिन गांव से होकर वो गुजरे उनकी दीवारें जो थी वो कैसी थी, कच्ची मिट्टी और कावडंग से बनी थी और उनकी छतें नुकीली थी जो बम्बू यानी ढलुआ बल्लियों पर फैले बांस पर जिन पर क्या बंधी थी, घास बंधी थी, घास के बंडल बंधे हुए थे। और उस दिन पंपकिन यानी उस दिन छप्परों पर फैली हुई कद्दू की बेलों पर क्या थे, फूल खिले थे और मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी वो लग रही थी।